सेठ मनीराम की सोने की दुकान थी। उनकी दुकान में बिल्लू काम करता था। सेठ मनीराम, उसके बेटे और पत्नी को अपनी सोने की दुकान पर बहुत अहंकार था। सेठ मनीराम का परिवार बिल्लू के परिवार को कभी भी नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ता था। कहीं से भी उठ के आ जाते हैं पैसे मांगने। इन भिखारियों को गांव से बाहर फेंक देना चाहिए। साहब, वो भी तो इंसान है। हाँ, तो अपने पैसे दे दे। बड़ा आया इंसानियत दिखाने वाला। काम कर अपना चुपचाप। इस बिल्लू के पीछे ना पड़ो तो हमेशा काम चोरी करता है। मालकिन, मैं तो सिर्फ सफाई कर रहा हूँ। मुंह मत चला मेरे से। जा, सेठ के लिए पानी लेके आ। जी लाया। सेठ जी, मैं भी खाना खा के लेटा हूँ। देखो तो जरा कैसे मरा जा रहा है काम बंद करने को। सेठ के खाना खत्म होने से पहले तू यहाँ होना चाहिए, समझा? पापा, होली आने वाली है। मेरे सारे दोस्त पिचकारी और रंग खरीद रहे हैं। मुझे भी चाहिए रंग और पिचकारी। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। मैं सेठ जी से मांग के तुम्हारे लिए पिचकारी खरीद दूंगा। कब मनाओगे आप? पता नहीं, पर मैं जल्द ही तुम्हारे लिए पिचकारी ले आऊंगा। पापा, मुझे इस बार गांव में सबसे महंगी पिचकारी चाहिए। हाँ जी, देख लो, पिछली बार सिर्फ 3000 की पिचकारी थी मेरे सोनू की। वो हेडमास्टर के बच्चों ने 6000 की पिचकारी ली थी। हमारी तो सोने की दुकान है। हम इस गांव के सबसे अमीर लोग हैं। फिर भी हमारा बेटा सिर्फ 3000 की पिचकारी चलाएगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी इस बार। तुम दोनों चिंता क्यों करते हो? इस बार हमारे पास इतना सोना है कि सोनू को मैं सोने की पिचकारी बना के दूंगा। गांव में क्या, पूरे देश में सबसे महंगी पिचकारी होगी हमारे सोनू के पास। सेठ जी, होली आ रही है। बच्ची को पिचकारी और रंग खरीदना है। इस बार तनख्वाह थोड़ी जल्दी मिल जाती तो अच्छा होता सेठ जी। पिछली बार भी मैंने तुझे जल्दी पैसे दिए थे ना। हर महीने का ये नाटक हो गया है तेरा। हाँ, पर पिछली बार तो मेरी बीवी की तबीयत खराब थी, इस वजह से मैंने पैसे मांगे थे सेठ जी। कभी बीवी, कभी बच्ची, बस पैसे मांगने आ जाता है। अगर पैसे जल्दी चाहिए तो काम भी ज्यादा किया करो। आज से तुम मालकिन को घर के काम में भी मदद करोगे, समझ गए? बिल्लू अपनी बेटी की खुशी के लिए सेठ की बात मान गया। वो मालकिन को सुबह शाम घर के काम में मदद करता और दिन में सेठ की दुकान में काम करता था। बिल्लू ने अपनी जी जान लगा दी और हफ्ते के अंत में मालकिन ने बिल्लू को बस 200 रुपए दिए। मालकिन, 200 रुपए में तो कुछ नहीं मिलता आजकल। मैंने सेठ जी से 1000 रुपए मांगे थे। तूने 200 रुपए के लायक ही काम किया है और तुमको कौन सा हजारों का सामान खरीदना है? अपनी औकात के हिसाब से 50 रुपए की पिचकारी और रंग ले जाओ। मालकिन, आपका भी तो बेटा है। आप उसके लिए सोने की पिचकारी बनवा रही हैं और मेरी बेटी के लिए 50 रुपए की पिचकारी ले जाने को बोल रही हैं। हाँ, तो मेरे बेटे के पिता की सोने की दुकान है। गांव का सबसे अमीर आदमी है वो। तेरी बेटी का पिता एक नौकर है, नौकर। पापा, आप आ गए? मेरी पिचकारी लाए आप? और रंग और होली की मिठाई? बेटी, मुझे माफ करना, पर मैं बहुत छोटी सी पिचकारी ला पाया हूँ तुम्हारे लिए। वाह, कितनी सुंदर पिचकारी है। थैंक यू पापा, आप मेरे लिए इतनी सुंदर पिचकारी लेके आए। पापा, उठो उठो, ये आप कैसी पिचकारी ले आए? क्या हुआ बेटी?
क्या हुआ पिचकारी को? पापा, उस पिचकारी में चाहे कोई भी रंग वाला पानी डालो, उसमें से सिर्फ एक ही चीज निकल रही है। बेटी, मैं तुम्हें दूसरी पिचकारी लाके दूंगा शाम को। अभी तुम जाओ और अपने दोस्तों के साथ खेलो, जाओ। बिल्लू पिचकारी से 2 बाल्टी सोना निकालता है। बिल्लू सोचता है कि वो सोना दिखा के पिचकारी सेठ को बेच देगा और कुछ पैसे कमा लेगा। पर इससे पहले कि वो सेठ के घर पहुंच पाता, बिल्लू की बेटी के साथ खेलते हुए सेठ के बेटे को सोने की पिचकारी के बारे में पता लग गया और वो भागते हुए अपने पिता को बिल्लू के घर लेके आया। बिल्लू, मैंने सुना है तेरे पास कोई जादुई पिचकारी है। तू मुझसे इतनी बड़ी चीज छुपा रहा था। नहीं सेठ जी, मैं छुपा नहीं रहा था, बल्कि मैं तो पिचकारी लेके आपके पास ही आ रहा था। हाँ, तो ला दे, पिचकारी दे मुझे। आपको उस पिचकारी के पैसे देने पड़ेंगे सेठ जी। अपने मालिक से पैसे मांगते हुए तुझे शर्म नहीं आती? शर्म तो आपको भी नहीं आती मुझसे इतना काम करवाते हुए। जबान चलाता है बिल्लू। एक जादुई पिचकारी मिल गई तो मुझसे जबान लड़ाएगा। 2 कौड़ी का है ये आदमी। मैं इस पिचकारी की मदद से तुझ जैसे 100 बिल्लू खरीद सकता हूं। ये टूटी फूटी पिचकारी क्यों ले आए हो आप? अरे मेरी प्रिय, ये टूटी फूटी पिचकारी हमें इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाने वाली है। हाँ? क्या बात कर रहे हो? देखती जाओ तुम बस। इस पिचकारी से सोना निकलता है, शुद्ध सोना। क्या सच में? तब तो पूरी दुकान पे मारिएगा ये पिचकारी। पूरा दुकान ही सोने का बन जाएगा। सेठ पूरी दुकान पर पिचकारी मारता है और सब सोने का बनने की जगह पर गोबर का बन जाता है। सेठ की बीवी उसे चिल्ला चिल्ला के रोकती है। उसकी बीवी के तरफ देखते हुए वो पिचकारी का गोबर वाला पानी बीवी और बेटे के ऊपर पड़ जाता है। बिल्लू अपने 2 बाल्टी सोने को बेच के बहुत अमीर बन जाता है। वो अपने लिए एक बड़ी गाड़ी, बंगला और दुकान खरीद लेता है और सेठ मनीराम अपनी गोबर की दुकान में अपने गोबर की बीवी और बेटे को देखते हुए रोता रहता है। एक गांव में मिथुन और लक्ष्मण दास नाम के 2 आदमी रहते थे। मिथुन जवान और हट्टा कट्टा था, जबकि लक्ष्मण बूढ़ा था। मिथुन लक्ष्मण को चाचा कहकर बुलाता था। लक्ष्मण चाचा, अपने गेहूं पिसवाने जा रहा हूँ। आपको भी पिसवाने हो तो दे दीजिएगा, हाथों हाथ पिसवा लाऊंगा। हाँ हाँ मिथुन बेटा, मुझे गेहूं पिसवाने हैं। जब तक धीरज घर पर नहीं है तब तक तुम्हारा ही सहारा है मिथुन बेटा। चाचा, बस 1 साल की बात और है। मेरा बेटा गौरव और तुम्हारा पोता धीरज दोनों ही पढ़ाई करके वापस आ जाएंगे। लक्ष्मण को हर महीने गेहूं पिसवाने के लिए मिथुन की मदद लेनी पड़ती थी, क्योंकि लक्ष्मण से वजन नहीं उठाया जाता था। लक्ष्मण का पोता धीरज और मिथुन का बेटा गौरव दोनों शहर में पढ़ाई कर रहे थे। मिथुन जब भी लक्ष्मण के गेहूं पिसवाने ले जाता तो लक्ष्मण की बोरी से कुछ किलो गेहूं निकालकर अपनी बोरी में डाल लेता। बुढ़ऊ को सब काम मुझसे करवाने हैं, इसकी कीमत तो वसूलूंगा ही। एक बार में इसके 3 किलो गेहूं मेरी बोरी में आ जाएंगे। एक दिन बूढ़े लक्ष्मण दास का एक दोस्त उसके घर आया। लक्ष्मण का वो दोस्त एक सन्यासी था। लक्ष्मण ने बहुत प्यार से अपने दोस्त को खाना खिलाया और उसे कुछ धार्मिक बातें भी पूछी।
जाते समय लक्ष्मण के सन्यासी दोस्त ने लक्ष्मण को एक छलनी दी और कहा, मित्र, मेरा समय निकट है, इसलिए मैं हिमालय जा रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हिमालय पर अपने प्राण त्यागूं। किसी ने मुझे ये जादुई छलनी दी थी। इस छलनी में गेहूं डालकर हिलाना, फिर इसके नीचे से रोटियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। लक्ष्मण का दोस्त लक्ष्मण को जादुई छलनी देकर चला गया। अब लक्ष्मण को गेहूं पिसवाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो बस छलनी में एक मुट्ठी गेहूं डालता और छलनी से कई दर्जन रोटियां निकल आती। लक्ष्मण और उसकी पत्नी अपनी भूख के हिसाब से रोटी खा लेते और बाकी रोटियां जरूरतमंदों को बांट देते। जब लक्ष्मण ने कई महीनों तक गेहूं पिसवाने के लिए मिथुन की मदद नहीं मांगी, तो एक दिन मिथुन लक्ष्मण के घर पहुंचा। और सुनाओ चाचा, आजकल गेहूं नहीं पिसवा रहे हो क्या? खाली सब्जी खा लेते हो? नहीं मिथुन, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरा एक दोस्त मुझे एक जादुई छलनी देकर गया है, जिसमें गेहूं डालकर अगर हिलाओ तो छलनी से रोटियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। मुझ बूढ़े और मेरी पत्नी को छलनी से बहुत आराम है। मिथुन का चालाक दिमाग किसी भी तरह जादुई छलनी हासिल करने की सोचने लगा। एक सुबह वो लक्ष्मण के घर पहुंचकर बोला, लक्ष्मण चाचा, नदी में भगवान प्रकट हुए हैं। सब लोग उनके दर्शन के लिए पुल जा रहे हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आओ साथ चलो। बताओ, चलोगे साथ? हाँ हाँ बेटा, मैं भी जरूर साथ चलूंगा। मिथुन लक्ष्मण और उसकी पत्नी को पुल पर ले गया। लक्ष्मण और उसकी पत्नी पुल के किनारे खड़े होकर नदी में झांकने लगे। मिथुन बेटा, मुझे तो कहीं भगवान दिखाई नहीं दे रहे। मिथुन ने दोनों बूढ़े और बुढ़िया को पुल से धक्का दे दिया। वो दोनों नदी में समा गए। मिथुन ने तुरंत लक्ष्मण के घर जाकर उसकी जादुई छलनी उठा ली और अपने घर ले गया। कुछ महीनों बाद लक्ष्मण का पोता धीरज और मिथुन का बेटा गौरव शहर से लौट आए। धीरज ने जब अपने दादा दादी के बारे में पूछा तो मिथुन ने उससे कहा, धीरज बेटा, मैंने तुम्हारे दादा दादी से बहुत मना किया कि इस उम्र में नदी में स्नान करने की जिद मत करो, लेकिन वो नहीं माने और नदी में स्नान करने चले गए। नदी का बहाव तेज था, दोनों उसी में बह गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और धीरज बेटा, मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ। मैंने अभी नया ढाबा खोला है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम पर रख सकता हूँ। मेरा बेटा गौरव भी काम में हाथ बटाएगा। धीरज ने ढाबे पर काम करने के लिए हाँ कर दिया। मिथुन ने जादुई छलनी मिलने के बाद ही ढाबा खोला था। जादुई छलनी की मदद से वो खूब प्रॉफिट कमा रहा था। सिर्फ सब्जी की लागत आती और रोटियां फ्री में मिल जाती थी। गौरव अपने पिता की अंधी कमाई देखकर अंधाधुंध पैसे उड़ाने लगा। आखिरकार एक दिन मिथुन को उसे डांटना पड़ा। गौरव, क्या तू शहर से सिर्फ पैसे बर्बाद करना सीख कर आया है? आज से तुझे एक पैसा नहीं मिलेगा। रहने के लिए तेरे पास घर है और खाने के लिए तेरे पास खाना है। इसके अलावा मैं तुझे और एक पैसा नहीं दूंगा। गौरव पैसों के लिए परेशान रहने लगा। उसने सोचा, अगर मैं अपने पिता को रास्ते से हटा दूं, तो फिर मुझे पैसे लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक दिन गौरव भागता हुआ अपने घर आया और मिथुन से बोला, पिताजी, नदी से सोना निकल रहा है। सब लोग वहीं भागे जा रहे हैं, आप भी चलिए। मिथुन बिना कुछ समझे अपने बेटे के साथ हो लिया। उसे क्या पता था कि उसका बेटा उसके साथ धोखा कर सकता है। मिथुन पुल के किनारे खड़ा होकर नदी में झांकने लगा। गौरव, सोना कहाँ है? मुझे तो सोना कहीं नहीं दिख रहा। गौरव ने मिथुन को धक्का दे दिया और मिथुन नदी में जा गिरा। मिथुन को तैरना नहीं आता था।
वो काफी देर तक नदी में हाथ पैर मारता रहा। मरने के पहले मिथुन को एहसास हो गया कि उसे अपने ही कर्मों का फल मिला है। उसने भी कभी किसी को पुल से धक्का दिया था और आज उसके ही बेटे ने उसे धक्का दे दिया। मिथुन नदी में डूबकर मारा गया। गांव के एक आदमी ने गौरव को मिथुन को नदी में धक्का देते हुए देख लिया था। उस आदमी ने जाकर गांव के मुखिया से शिकायत कर दी। गौरव को अपने पिता की हत्या के जुर्म में उम्र कैद हो गई। मिथुन के घर अब सिर्फ उसकी बेटी बची थी। धीरज की उससे शादी हो गई। इस तरह मिथुन का ढाबा और जादुई छलनी हमेशा के लिए धीरज के हो गए। चंदनपुर नाम का एक गांव था जहां हीरा का परिवार रहता था। हीरा के परिवार में उसके 2 बेटे भुवन और मोहित और उसकी बूढ़ी माँ थी। हीरा की पत्नी लक्ष्मी बीमार रहती थी। हीरा शादी से पहले पूजा नाम की एक लड़की से प्रेम करता था, लेकिन हीरा की माँ ने हीरा की शादी लक्ष्मी से करा दी। हीरा को ना लक्ष्मी से लगाव था और ना ही अपने दोनों बेटों से। हीरा, आज काम से लौटते समय लक्ष्मी की दवा ले आना। अम्मा, मैं नहीं ला पाऊंगा दवा। मेरी पूरी तनख्वाह तुम्हारी बीमार बहू की दवाई में खर्च हो जाती है। ना कुछ अच्छा खा पाता हूँ, ना पहन पाता हूँ। वैसे भी मैं तो इससे शादी करना नहीं चाहता था। अब तुम ही अपनी बीमार बहू को संभालो। हीरा लक्ष्मी की दवा लेकर नहीं आया और कुछ दिनों बाद लक्ष्मी स्वर्ग सिधार गई। हीरा को अब अपनी पुरानी प्रेमिका पूजा से शादी करने का मौका मिल गया। उधर पूजा का पति बीमार रहता था, इसलिए पूजा ने भी अपने पति को छोड़ दिया। हीरा बेटा, दूसरी शादी जरा सोच समझ कर करना। तुम्हारे दोनों लड़के अभी छोटे हैं। नई पत्नी पता नहीं उनके साथ कैसा व्यवहार करेगी। अपनी बकवास बंद करो अम्मा। इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाला। हीरा ने पूजा से शादी कर ली। पूजा के घर आते ही हीरा के बच्चों और हीरा की माँ के बुरे दिन शुरू हो गए। ठंड के दिन थे। पूजा रात में घर का दरवाजा बंद कर लिया करती। भुवन और मोहित को कड़क ठंड में अपनी दादी के साथ बाहर खुले में सोना पड़ता। दादी, हम घर के अंदर क्यों नहीं सोते हैं? रात भर ठंड लगती है, हमारी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। बस कुछ ही समय की बात है बच्चों। होली आ जाएगी तब ठंड चली जाएगी, फिर हम आराम से सो पाएंगे। होली आई तो घर घर गुजिया का सामान तैयार होने लगा। भुवन और मोहित की सौतेली माँ ने भी देसी घी में गुजिया बनाई, लेकिन भुवन और मोहित गुजिया लेने पहुँचे तो पूजा ने उनके हाथ पर डंडा मारा। ओ बीमार माँ के कपूतों, एक भी गुजिया छू मत लेना, वरना हाथ तोड़ दूंगी। ये गुजिया होली पर मेरे मायके जाएगी। भुवन और मोहित बेचारे आंख में आंसू लिए अपनी दादी के पास पहुँचे और रोने लगे। रो मत बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए गुजिया बना दूंगी। दादी अपनी जान पहचान के एक दुकानदार से उधार में गुजिया का सामान ले आई और गुजिया बनाने लगी। अंत में गुजिया भरने के लिए गुजिया मशीन की जरूरत थी। मोहित, जरा अंदर से गुजिया मशीन मांग लाओ। मोहित जब गुजिया मशीन लेने पहुंचा तो उसकी सौतेली माँ ने उसे डांट दिया। बुढ़िया, जब सारा सामान कहीं से ले आई तो गुजिया मशीन मुझसे क्यों मांग रही है? अपनी गुजिया मशीन भी ले आए। मोहित ने जाकर सारी बात अपनी दादी को बताई। दादी, नहीं माँ, गुजिया मशीन नहीं दे रही है। कोई बात नहीं बेटा, एक पुरानी गुजिया मशीन कबाड़े में पड़ी होगी, हमें वही ढूंढनी पड़ेगी। भुवन और मोहित ने दादी के साथ मिलकर कबाड़े से पुरानी गुजिया मशीन ढूंढ निकाली। होली से एक दिन पहले रात भर मोहित और भुवन ने अपनी दादी के साथ गुजिया भरवाई और बनाई। गुजिया तैयार है, कल सुबह हम इन्हें खाएंगे। सुबह जब भुवन और मोहित उठे तो उन्होंने देखा दादी अभी तक सो रही है। मोहित, दादी तो जल्दी उठ जाती हैं, आज अभी तक क्यों सो रही हैं? मोहित और भुवन ने दादी को बहुत उठाया,
लेकिन दादी दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। होली के बाद हीरा कुछ महीनों के लिए काम करने शहर चला गया। पूजा ने मौका देखकर मायके से अपने भाइयों को बुला लिया और भुवन मोहित को घर से बाहर निकाल दिया। नहीं माँ, हमें घर से बाहर मत निकालो। हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? पूजा ने दादी की बनाई गुजिया मोहित और भुवन को पकड़ा दी और बोली, 2-4 दिन तुम्हारा इन गुजियों से काम चल जाएगा। आगे तू भीख मांगो या चोरी करो, मुझे कोई मतलब नहीं। मोहित और भुवन बेचारे गुजिया लेकर गांव से बाहर आ गए। उन्होंने एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बना ली। जब तक हमें कोई काम नहीं मिल जाता, हमें इन गुजियों से काम चलाना पड़ेगा। हम बस एक एक गुजिया रोज खाएंगे। भुवन और मोहित ने जब गुजिया दांतों से काटी तो गुजिया कटी ही नहीं। उन्हें लगा कि उन्होंने किसी ठोस चीज को मुंह में रख लिया है। ये गुजिया इतनी ठोस कैसे हो गई? भुवन ने जब गुजिया के ऊपर का मैदा हटाया तो गुजिया के अंदर मसाले की जगह सोना था। भुवन और मोहित ने बाकी गुजियों से भी मैदा हटाया। सभी गुजियों में सोना निकला। लगता है दादी जाते जाते अपना आशीर्वाद हमें दे गई हैं। मुझे तो लग रहा है दादी ने हमसे जो पुरानी गुजिया बनाने वाली मशीन ढूंढवाई थी, उसमें ही कुछ जादू था। वो मशीन तो घर पर ही पड़ी होगी। हमें वो मशीन वापस ले आना चाहिए। मोहित और भुवन अपने घर पहुँचे। नहीं माँ, हम यहाँ वापस नहीं आए हैं। हमें अपनी दादी की अंतिम निशानी, उनकी गुजिया बनाने वाली मशीन चाहिए। पूजा ने मशीन उठाकर मोहित और भुवन की तरफ फेंक दी। लो, अपनी दादी का कबाड़ा ले जाओ। मोहित और भुवन ने गुजिया मशीन से और गुजिया तैयार की और उनसे निकला सोना बेचकर जल्द ही गांव में सबसे अमीर बन गए। उधर हीरा को शहर में शराब पीने की लत लग गई थी। वह गांव लौटा तो उसकी हालत बहुत खराब थी। घर का सामान और पूजा के गहने बेचकर उसने सारे पैसे बर्बाद कर दिए और बीमार होकर खटिया पर पड़ गया। ये तो बीमार होकर मरने का इंतजार कर रहे हैं। इनसे तो कुछ होने वाला है नहीं। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वे दोनों मोहित और भुवन चालाकी से सोना देने वाली गुजिया मशीन मुझसे ले गए और अब सोना बेच बेच कर अमीर हो गए हैं। अब जरा मैं भी अपनी चालाकी दिखाती हूँ। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि पानी नहीं मांगेंगे दोनों। पूजा ने देसी घी की गुजिया बनाई और उनमें जहर मिला दिया। ऊपर से खुशबूदार और देखने में सुंदर जहरीली गुजिया लेकर वह भुवन और मोहित के पास पहुंची। भुवन और मोहित, अब तुम दोनों बड़े आदमी बन गए हो। कभी अपने गरीब माँ बाप को भी याद कर लिया करो। 1 साल बीतने जा रहा है। इस बार होली पर पता नहीं क्यों मुझे तुम दोनों और तुम्हारी दादी की बहुत याद आ रही है। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने मिलकर देसी घी की स्वादिष्ट गुजिया बनाई है। हम गरीबों की तरफ से ये छोटी सी भेंट स्वीकार करो। मोहित और भुवन ने जब अपनी सौतेली माँ को इस तरह मीठी मीठी बातें करते देखा तो वे समझ गए कि दाल में कुछ काला है। माँ, हम आपके हाथों की स्वादिष्ट गुजिया खाएंगे तो जरूर, लेकिन पहले आप एक गुजिया खाकर दिखाइए। मैं तो घर से खाकर आई हूँ। मैं खाकर क्या करूँगी? नहीं माँ, आपको पहले कम से कम हमारे हाथ से एक गुजिया तो खानी पड़ेगी। पूजा को लगा कि मोहित और भुवन उसकी गुजिया खाए बिना खुद गुजिया नहीं खाएंगे, तो उसने सोचा कि वह गुजिया दिखाने के लिए मुंह में रख लेगी, लेकिन अंदर नहीं निगलेगी और घर से बाहर जाकर थूक देगी। लेकिन जब पूजा ने गुजिया खाई तो उसे जोर का फंदा लग गया और गुजिया गले के अंदर अटक गई। खांसते खांसते पूजा का बुरा हाल हो गया था। मोहित ने पूजा को पानी पिला दिया। जहरीली गुजिया पेट में पहुंचते ही पूजा का काम तमाम हो गया। जनकपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। जनकपुर की 2 विशेषताएं थी। एक वहां के फूलों के बाग और दूसरे फूलों से बनने वाले रंग। संतोष का परिवार कई पीढ़ियों से फूलों से रंग बनाते आए हैं। मदन भाई, मंडी जा रहे हो फूल बेचने?
हाँ भाई, अगर फूल बच जाएं तो मुझे बेच देना। हाँ भाई, ये भी कोई बोलने वाली बात है। मुझे याद है तुम्हें फूल की जरूरत होगी रंग बनाने के लिए, इसीलिए मैं पहले ही टूटे हुए फूल अलग रखता हूँ। फिलहाल तुम वो ले जाओ, बाद में जो बचेंगे वो भी दे दूंगा। ठीक है भाई। होली के त्योहार के महीनों पहले ही संतोष रंग बनाना शुरू कर देता था, क्योंकि महीनों पहले ही शहर के व्यापारी उसे ऑर्डर देना शुरू कर देते थे। भाई, मुझे हर रंग 10-10 किलो चाहिए, वो भी होली के 15 दिन पहले। मिल जाएगा भाई। मुझे इस साल 20 किलो हर रंग चाहिए। आपको भी मिल जाएगा सेठ जी। संतोष शहर से सारे ऑर्डर लेकर गांव लौटता था और फिर रंग बनाना शुरू करता था। उसका काम बढ़ने लगा था, इसलिए उसने एक सहायक भी रखा था। विकास, इस बार रंगों की डिमांड ज्यादा है, हमें हर रंग लगभग 300 किलो बनाने होंगे। जी मालिक। इसलिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा फूल इकट्ठे करने होंगे। ठीक है मालिक। विकास गांव भर घूमकर बगीचों से फूल इकट्ठे करता था, फिर फूलों को अलग अलग चाटा करता। उसके बाद उन्हें सुखाने की मशीन में डालता था। मालिक, फूल सूख चुके हैं। ठीक है, अब इनमें कलर और खुशबू मिलाना है। कलर और खुशबू संतोष मिलाया करता था। मालिक, आप इतने कम रंग क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ये रंग केमिकल हैं, अगर अधिक मात्रा में डालूंगा तो नुकसान होगा। लेकिन मालिक, गहरे रंगों की मार्केट में डिमांड है ना। है तो, पर मैं ऐसा धंधा नहीं करता हूँ जिससे किसी को नुकसान हो। ऐसे ही मेरे ग्राहक मुझसे रंग थोड़ी ना ले जाते हैं। उन्हें मुझ पर विश्वास है और मैं उनके विश्वास को हमेशा बनाए रखूंगा। जी मालिक। तुम भी अच्छे से देख लो, इतनी ही मात्रा में रंग और खुशबू डालने हैं। अब मिक्सर मशीन में डाल दो। रंग मिल जाने के बाद फिर से सुखाना है और फिर ग्राइंडिंग मशीन में डालकर पैक कर देंगे। जी मालिक। संतोष ने विकास को फूलों से इको फ्रेंडली रंग बनाना सिखा दिया था। संतोष शहर के बाजार में घूम घूम कर ऑर्डर लिया करता था और विकास कारखाने में रंग बनाया करता था। कुछ ही दिनों में विकास रंग बनाने में उस्ताद हो गया। ये देखिए मालिक। अरे वाह, तू तो बहुत जल्दी सीख गया विकास। आखिर आप मेरे गुरु हो। सारे रंग बनने के बाद संतोष विकास को अपने साथ रंग डिलीवरी करने ले गया। विकास हर दुकान को अच्छे से याद रखता था। दुकानदार संतोष को कितने पैसे दे रहे थे वो भी विकास देख रहा था। मालिक, हम रंग क्या दाम से बेचते हैं? 50 रुपए किलो। अच्छा है। कुछ ही महीने संतोष के साथ काम करके विकास ने सब कुछ सीख लिया था। अब वो खुद रंग बनाकर बेचना चाहता था। 1 साल बाद होली के 2 महीने पहले विकास ने रंग बनाने की सारी मशीन्स खरीद ली और उसने गांव के किसानों से भी फूलों के लिए बात कर ली। और फिर उसने अपने घर में ही अपना कारखाना खोल दिया। उसने थोड़े सैंपल बनाए और कुछ गहरे रंगों के भी सैंपल बनाए। ये सारे सैंपल्स लेकर विकास शहर के दुकानों में गया। संतोष भाई आपको 50 रुपए किलो के दाम पे देते हैं ना? मैं आपको 40 रुपए किलो के दाम पे दे सकता हूँ और मेरे पास गहरे रंग भी हैं। अरे वाह, तब तो मुझे 10-15 किलो रंग चाहिए। ठीक है सेठ जी। विकास कई और दुकानों पे गया और काफी दुकानदारों ने उसे ऑर्डर दे दिया, पर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने विकास को मना कर दिया। मैं तो संतोष भाई से ही रंग खरीदता हूँ, मैं उन्हें ही ऑर्डर दूंगा। ठीक है सेठ जी। इस साल संतोष को कम ऑर्डर्स आए। आपने जिसे सिखाया उसने आपको ही धोखा दिया, खुद का व्यापार खोल लिया। अब ये तो दुनिया का नियम है, हर कोई अपनी उन्नति सोचता है। अब इसमें उसकी क्या गलती है? बस उम्मीद है वो भी बिना बेईमानी से काम करे। वो कुछ भी करे, हमें उससे क्या? उसके रंगों से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए।
मैंने उसे सिखाते वक्त मना किया था कि वो गहरे रंग ना बनाए, पर सुना है वो गहरे रंग भी बेच रहा है। उसका वो देखे, मैं यहाँ आपकी मदद करने आई हूँ, उसकी तारीफ सुनने नहीं। संतोष और उसकी पत्नी मिलकर ईमानदारी से रंग बनाने लगे और वहां दूसरी ओर विकास गहरे रंग बना रहा था। होली के 15 दिन पहले विकास और संतोष दोनों रंगों के ऑर्डर डिलीवर करने लगे। दोनों अपनी अपनी कमाई देखकर खुश थे। आखिर होली का त्योहार नजदीक आया। शहर के दुकानों में रंग बिकने लगे। होली के दिन रंगों की बौछार थी। हवा में रंग ही रंग उड़ रहे थे, कहीं लाल तो कहीं हरा। बच्चे बूढ़े सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी से झूम रहे थे। दादाजी, बुरा ना मानो, होली है, होली है। होली के शोरगुल में हर कोई मगन था। राधा ने अपनी बेटी पायल को गहरे रंग लगाए और कुछ ही देर में पायल चिल्लाने लगी, माँ, जल रहे हैं, मेरे गाल जल रहे हैं, मेरे गाल जल रहे हैं, मेरे भी जल रहे हैं। शहर के कई बच्चों को रंगों से जलन होने लगी। सभी को अस्पताल में एडमिट करवाया गया और होली का उत्सव मातम में बदल गया। हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चे एडमिट हुए। इन सभी को रंगों से एलर्जी हुई है। हमने तो फूलों से बने हुए इको फ्रेंडली रंग खरीदे थे। उन रंगों के सैंपल को जांच के लिए भेजते हैं। डॉक्टर ने रंगों के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया और पुलिस ने लोगों की शिकायत दर्ज की। जांच के बाद पता चला इन्हीं गहरे रंगों से बच्चों की त्वचा पर एलर्जी हुई है। अब हम इन गहरे रंग बेचने वालों के पास चलते हैं। पुलिस और कई लोग सेठ की दुकान पर पहुंचे। शर्म नहीं आती मिलावटी रंग बेचते हुए? नहीं सर, मैं तो एकदम इको फ्रेंडली रंग बेचता हूँ। अच्छा, तो ये गहरे रंग इको फ्रेंडली हैं क्या? जी सर, ये तो मेरे नए सप्लायर ने बनाए थे। मुझे तो यही बोल के बेचा है कि ये फूलों के रंग हैं। चल, हमें अपने सप्लायर के पास लेके चल। सेठ पुलिस को सीधा विकास के घर लेके गया। यही है वो जिसने मुझे ये गहरे रंग बेचे थे। पुलिस को देखकर विकास घबरा गया। क्या बात है सर? तेरी वजह से कितने सारे बच्चे बीमार हैं। सबको स्किन एलर्जी हो गई है। तूने केमिकल वाले रंगों को इको फ्रेंडली बनाकर बेचा। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तो फूलों से ही रंग बनाता हूँ। हाँ, वो सब हमने पता लगा लिया है। इसके साथ साथ उन सारे व्यापारियों को भी पकड़ो जिनको इसने रंग बेचा है। इससे अच्छा तो मैं संतोष भाई से ही रंग लेता। कहाँ थोड़े से पैसों की लालच में मैंने ये मुसीबत मोल ली। पुलिस ने सारे व्यापारियों और विकास पर केस किया। सारे व्यापारियों को दंड भरना पड़ा और विकास को 1 साल की जेल हुई। अब विकास जेल में सोच रहा था, काश कि मैंने गुरुजी की बात सुनी होती। उन्होंने कहा था कि गहरे रंग मत बनाओ, ज्यादा केमिकल मत डालो। आज मेरी थोड़ी सी लालच की वजह से मेरा ये हाल हो गया है। हे भगवान। विकास को अब पछतावा हो रहा था। उसने अपने लालच के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। इसलिए कहते हैं, लालच एक दिन जरूर ले डूबेगा।